नमस्कार। मैं हूं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं पीएस मस्ती जोन। आज का विषय सिर्फ आरक्षण का नहीं है, आज का विषय है संविधान का। आज का विषय है सरकार की शक्ति की सीमा का। और आज का जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जो चाहे वह कर सकती है, या फिर सरकार भी संविधान, कानून और न्यायपालिका के अधीन है। आज देश में आरक्षण को लेकर बहस फिर से तेज है। एक तरफ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग अपने संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं, दूसरी तरफ समान वर्ग के लोगों में भी यह भावना दिखाई देती है कि प्रतियोगिताओं और सरकारी अवसरों में उनके लिए उपलब्ध स्थान लगातार कम होते जा रहे हैं। और इसी तनाव के बीच कर्नाटक का 56% आरक्षण वाला मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर के सामने आया है। कर्नाटक ने 2022 में एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत राज्य की आरक्षण व्यवस्था 50 से 56% तक पहुंचती है, लेकिन यह कानून भी विवाद से बाहर नहीं है। मामला अदालत में चुनौती के अधीन है और जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने भी इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया है। कारण मामला अदालत में विचाराधीन है, यानी खुद केंद्र सरकार ने भी यह माना है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले इस मामले में आगे बढ़ना उचित नहीं है। अब जरा रुकिए, यहीं से असली सवाल पैदा होता है कि अगर कोई सरकार विधानसभा में बहुमत के आधार पर कानून बना देती है तो क्या वह कानून अपने आप संविधान के ऊपर हो जाता है? जवाब होगा नहीं। लोकतंत्र में बहुमत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुमत संविधान से ऊपर नहीं है। विधानसभा कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है, सरकार नीति बना सकती है, लेकिन इन सभी को संविधान की कसौटी पर भी खरा उतरना पड़ता है। और जहां संवैधानिक वैधता का प्रश्न उठता है, वहां न्यायपालिका की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और वहीं से उसकी भूमिका शुरू भी हो जाती है। अब बात करते हैं 50% की। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा शाहानी फैसले के बाद आरक्षण की सामान्य सीमा के रूप में 50% का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। लेकिन इसे भी एक लाइन में समझना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि न्यायिक फैसलों में असाधारण परिस्थितियों की चर्चा भी हुई है। इसीलिए सही सवाल यह नहीं है कि 50% पार किया तो कानून उसी क्षण गैर कानूनी हो गया। सही सवाल है 50% से ऊपर जाने के लिए क्या पर्याप्त संवैधानिक और तथ्यात्मक आधार मौजूद है, और इसका फैसला अंततः न्यायिक परीक्षण में ही होगा। अब बात समान वर्ग की करते हैं। यह भी एक वास्तविक लोकतांत्रिक प्रश्न है कि अगर कोई युवा समान वर्ग से आता है तो वह भी गरीब हो सकता है, वह भी किसान का बेटा हो सकता है, वह भी किसी मजदूर परिवार से हो सकता है, उसके परिवार के पास भी सीमित संसाधन हो सकते हैं, तो क्या उसकी कठिनाइयों पर बात नहीं होनी चाहिए? बात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है। भारत में ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व की असमानता भी वास्तविक संवैधानिक चिंताएं हैं। इसीलिए इस बहस को सवर्ण बनाम एससी, एसटी, ओबीसी बनाना समाधान नहीं है। असल सवाल है कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के बीच संतुलन बनाए तो बनाए कैसे। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अलग संवैधानिक प्रावधान के रूप में लाई गई। इसका उद्देश्य यह था कि आर्थिक कमजोरों को भी अवसर की नीति में एक कारक माना जाए। लेकिन अलग अलग भर्तियों और राज्यों में ईडब्ल्यूएस को लेकर न्यायिक विवाद और प्रशासनिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसीलिए किसी एक मामले को देखकर यह कहना कि पूरे देश में ईडब्ल्यूएस को खत्म कर दिया गया है, तथ्यात्मक रूप से ये भी सही बात नहीं होगा। हमें हर भर्ती, हर विभाग और हर राज्य की स्थिति अलग अलग देखनी होगी। अब
आते हैं आज के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, जंतर मंतर। 21 अगस्त 2026 को आरक्षण सुधार को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति के संबंध में सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक बात स्पष्ट किया है कि जंतर मंतर पर इस प्रकार के किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने यह भी कहा है कि नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू थी और 5 या 5 से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध था। अब सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है और सवाल यह होना चाहिए कि अगर किसी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी थी तो प्रशासन ने उसके आयोजकों को कितनी जल्दी और किस आधार पर सूचित किया है? क्या कारण लिखित रूप से बताया गया या सुरक्षा संबंधी ठोस इनपुट था? क्या वैकल्पिक साधन दिया गया? क्या आयोजकों ने समय रहते प्रशासन से संवाद किया? ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन यहाँ एक सीमा भी समझनी होगी कि किसी प्रदर्शन को अनुमति न मिलने से अपने आप यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि सरकार सवर्णों के खिलाफ है। इसीलिए और इसके लिए प्रमाण आवश्यक है, प्रमाण होना चाहिए। इसी तरह यह भी मान लेना कि प्रदर्शनकारी गलत है क्योंकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी, ये भी सही नहीं। दोनों पक्षों के दावों की जांच आवश्यक है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सरकार से सवाल करना देश विरोध नहीं होता है। आरक्षण की समीक्षा मांगना अपने आप में अपराध नहीं है। आरक्षण का समर्थन करना भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना समाधान नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या सरकार आरक्षण बढ़ा सकती है? तो उत्तर है हाँ। जहां संविधान और कानून अनुमति देते हैं वहां विधायिका आरक्षण संबंधी कानून बना सकती है, लेकिन क्या सरकार संविधान से ऊपर जाकर ऐसा कर सकती है? तो ध्यान देने की बात है, इसका जवाब होगा नहीं। क्या सरकार न्यायपालिका के आदेश की अनदेखी कर सकती है? तो दोस्तों इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किसी नीति को बिना संवैधानिक और तथ्यात्मक आधार के लागू कर सकती है? तो ऐसा कदम को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है और यही कारण है कि कर्नाटक का मामला इतना महत्वपूर्ण है और कानून बना, उस पर सवाल उठा, मामला अदालत में गया और केंद्र ने 9वीं अनुसूची वाला कदम भी फिलहाल तो रोक दिया है। यानी लोकतंत्र में सत्ता शक्तिशाली तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन निरंकुश नहीं है। अब मेरा सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, मेरा सवाल पूरे समाज से है कि क्या हमें आरक्षण पर बहस करनी चाहिए? तो जवाब होगा हाँ। क्या हमें आरक्षण की समीक्षा, डेटा और परिणामों पर भी सवाल करना चाहिए? तो इसका भी जवाब होगा हाँ। क्या हमें यह देखना चाहिए कि लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं? तो इसका भी उत्तर होगा बिल्कुल। क्या सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं की समस्या पर बात होनी चाहिए? तो इसका भी जवाब होगा बिल्कुल। लेकिन क्या इस बहस को जातीय संघर्ष में बदल देना चाहिए? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। भारत को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को न्याय मिले, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी अवसर मिले, योग्य उम्मीदवार के लिए प्रतियोगी परीक्षा निष्पक्ष हो और सरकार की हर नीति संविधान की कसौटी पर भी खड़ी उतरनी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता से बनती है, जनता के लिए बनती है, लेकिन सरकार संविधान से बंधी रहती है। और यही अंतर है कि लोकतंत्र और बहुमत की मनमानी में। इसीलिए आज का सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कौन जीतेगा, सवर्ण या आरक्षित वर्ग। सवाल यह होना चाहिए कि क्या भारत ऐसी आरक्षण नीति बना सकता है जो सामाजिक न्याय भी दे और अवसर की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करे।
और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सरकार अपनी हर नीति के लिए जनता और संविधान दोनों के प्रति जवाबदेह है? तो मेरी नजर में इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और संविधान के प्रति भी। यही लोकतंत्र है, यही संवैधानिक शासन है और यही भारत की असली पहचान और असली ताकत है। मैं हूं प्रशांत सिंह, आप देख रहे हैं पीएस मस्ती जोन। आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए? क्या हर राज्य को जातिगत और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर अपनी नीति तय करनी चाहिए? और क्या किसी भी आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए प्रशासन को पारदर्शी नियम बनाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।